नए हफ्ते की है शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और पूरा एक्शन पैक्ड वीक होने वाला है। कई सारे ट्रिगर्स, कई सारे फैक्टर्स पर रखनी है हमें नजर और ऑफ कोर्स फुल वर्किंग वीक है। यूएस को तो छुट्टी मिली पिछले हफ्ते नहीं, बट हमें नहीं मिलने वाली है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। और हम जैसे कि देख रहे हैं कि आज जो संकेत इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो कुछ कमजोरी के, हमारे मार्केट्स इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे और जो पिछले हफ्ते का एक्शन था क्या वो रहेगा जारी, इन सब पर होगी बातचीत। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। तो दीप, हम देख रहे हैं शुरुआत तो कोई खास अच्छी हुई नहीं है। एग्जैक्टली अगर हम देखें तीन बड़े फैक्टर्स मुझे तो इस सुबह दिखाई दिए। एक तो एशियन मार्केट्स की खराब शुरुआत ट्रिगर्ड बाय चाइना, कच्चा तेल गिर गया थैंकफुली विच इज नाइस। तो जरा बताइए किन किन ट्रिगर्स पर हमें रखनी है नजर। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा जो चाइना की सिचुएशन है, सबसे बड़ी परेशानी वही आ रही है और सबसे बड़ा ट्रिगर जो आज के लिए है वो यही बनेगा। हालांकि ऑफ कोर्स अगर आप चाइना +1 स्ट्रैटेजी की बात करें तो भारत को बेनिफिट होता है, बट इन द नियर टर्म चाइना का डिसरप्शन हमने देखा है ग्लोबली पूरे बाजार के लिए, सप्लाई चेन्स के लिए परेशानी बन जाता है। तो चीन में तो कड़े प्रतिबंध लगे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इसके लिए भी बस कुछ ही देर में बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले, उनसे भी करेंगे बातचीत। बट हाँ, एक अच्छा बाय इफेक्ट जो इस चाइना की परेशानी का है वो है कच्चा तेल। देखिए नेहा, इस साल के नए निचले स्तर पर आपको कच्चा तेल दिख रहा है। $82 पर ब्रेंट आ गया है। यही इस साल हमने देखा, पिछले साल के रिकवरी के बाद हमने देखा था किस तरह से तेजी आई थी, 140 तक पहुंच गया था, वहां से अब देखिए $80 पर आ रहा है। तो ये एक बड़ा कंफर्ट फैक्टर हमारे लिए बन रहा है और अगर 80 के नीचे चला जाता है तो फिर बाजार के लिए चांदी हो जाएगी। तो एक खराब एक अच्छा असर वहां से आ रहा है। अमेरिका पिछले हफ्ते कुछ नहीं किया, बहुत कम वॉल्यूम्स थे, बट हाँ रिकॉर्ड ब्लैक फ्राइडे बिक्री हुई है अमेरिका की। तो एक तरह से कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी भी वहां पर अच्छा बना हुआ है। ये रेट हाइक्स के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको भी समझना जरूरी है। हमारे बाजार में हम देख रहे हैं लगातार एक्शन रहा है। पिछले हफ्ता रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा, रिकॉर्ड क्लोजिंग अक्रॉस इंडिसेस देखी, नए रिकॉर्ड सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने लगाए। निफ्टी भी नए रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंचा था। क्या इस हफ्ते फिर से रिकॉर्ड लगेंगे, उस पर है हमारा फोकस। ऑफकोर्स आईपीओ मार्केट काफी गर्म है, नया आईपीओ आज खुल रहा है धर्मराज, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो एक्शन तो काफी होने वाला है नेहा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिस पर बाजार की नजर है। ओके, ऑफ कोर्स, तो अच्छी खासी नजर हम देखेंगे, पूरे सारे महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रहने वाली है। और इनफैक्ट कमोडिटी स्पेस में सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं दीप, अगर देखा जाए तो मेटल्स में आज मैं सुबह जो एशियन ट्रेड में मेटल्स को देख रही थी, ऑलमोस्ट चाहे आप कॉपर देख लें, एल्यूमिनियम देख लें या बाकी जितने भी मेटल्स देख लें, वो इस महीने के निचले स्तर के पास कर रहे हैं कारोबार। पिछले हफ्ते भी हमने प्रेशर बनता हुआ देखा था, लेकिन फिर से ये दबाव बना है। तो हमारे घरेलू मेटल स्टॉक्स के लिए, हमारे वायदा में ट्रेड के लिए, मेटल ट्रेड के लिए ये किस प्रकार के संकेत दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इस पे भी मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि ये जो डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सा अपटेक या रिकवरी का जो सहारा मिला है वो युआन की वजह से मिला है, और वो इसलिए क्योंकि चाइना में इतना डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा फोकस तो रहेगा ही। एंड ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी में खास तौर से जो तगड़ा एक्शन देखा था, क्या वो यहां से वर्कअप होता हुआ दिखता है, इस पर ऑफ कोर्स दीप हमारी नजर रहने वाली है। बिल्कुल, तो कई सारे फैक्टर्स हैं ग्लोबली। अगर आप देखें हमारे बाजारों के लिए 2-3 अच्छी चीजें हमने पिछले हफ्ते देखी हैं। एक तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन बरकरार है, वहां से तो आपको परेशानी होती हुई नहीं दिखी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर आपको रखनी है नजर, वो है किस तरह के बाजार की डायरेक्शन आपने देखी है। इंपॉर्टेंट लेवल से बाजार लगातार सपोर्ट लेके थे। एक 1 वीक चार्ट जरा आप निफ्टी का पुलअप करिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाजार आपको लगातार मूवमेंट दिखा रहे हैं और हर बार जब भी वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आता है हमने फ्रेश बाजार में रिकवरी भी आते हुए देखी। तो पिछले हफ्ते 150 के आसपास बाजार ने बढ़िया सपोर्ट लिया था और वहां से देखिए 18,500 के ऊपर अब आपको क्लोजिंग भी मिलने लग गई। तो रिकॉर्ड रन तो बरकरार है, बट बाजार अपने लेवल्स अच्छी तरह होल्ड कर रहा है। दूसरा, और ये बात अनिल जी के साथ हम बात कर भी रहे थे फ्राइडे के दिन, कि थोड़ा बाजार गोइंग इनटू द न्यू सीरीज थोड़ा हैवी थे। अब अच्छी बात हो गई है कि फ्राइडे के ही एक्शन में थोड़ा ऊपरी स्तरों से बाजार हल्के आपको होते हुए दिखे। अब इसका मतलब क्या है, अगर बाजार ऊपरी स्तरों से आपको देखिए, हमारा एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन थी वो 77% तक चाहिए थी। ये बहुत हाई है। कोविड के रिकवरी के समय में हम ये लेवल्स देखा करते थे, उसके बाद तो ऑफकोर्स जून सीरीज में 13% तक चले गए थे। वहां से अगर आप 77% थे तो बहुत हाई है। फ्राइडे के सेशन में एफआईएस थोड़े हल्के हो गए, ये एक अच्छा संकेत आपको आते दिखा। पुट कॉल रेशियो जो 1.38 तक पहुंच गया था, ओवरसोल्ड तो नहीं बट डेफिनेटली अनकंफर्टेबल टेरिटरी में था, वो थोड़ा हल्का होकर 1.18% पर आ गया। बैंक निफ्टी का तो 1.31 से सीधा 0.86 में आ गया। तो बाजार ने ये आपको दिखा दिया है कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी होगी, बट
इमीडिएटली हल्के होकर बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर भी आपको आते हुए दिख गए। 1 वीक का चार्ट बैंक निफ्टी में भी दिखाइए, और वहां पर आप फिर देख रहे हैं कि 43,000 के ऊपर का लेवल आपने देखा, रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी, उसके आसपास ही फिर आपका फ्राइडे को 43,000 के करीब ही बंद होते देखे। तो ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, थोड़ा बाजार हैवी थे, बट फ्राइडे के हल्के फुल्के ही गिरावट में आपने देखा कि बाजार ऊपर से हल्के हो गए। शायद थोड़ा और भी हल्के हो सकते हैं, आज थोड़े नेगेटिव ग्लोबल क्यूज एटलीस्ट ओपनिंग के लिए तो आ ही रहे हैं, बट क्या यहां से फिर बाजार सस्टेन करेंगे या नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब तक तो पूरा कॉन्फिडेंस बाजार दिखा रहा है कि खराब न्यूज पर थोड़ा रिएक्शन आता है, अच्छी न्यूज पर अच्छा रिएक्शन आता है। इंडेक्स लेवल पर अगर आप फिर भी थोड़ा सुस्ती देखें, हल्के हल्के ही ऊपर का मूवमेंट देखें, स्टॉक्स में आपने भरपूर तेजी देखी, और स्पेशली पीएसयू बैंक्स जो हमारी थीम रही है, बढ़िया रोटेशन वहां पर आपने पिछले हफ्ते आते हुए देखा है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स करीब 5% ऊपर था, तो अच्छा स्टेबल स्टेडी सेटअप बाजार दिखा रहा है। इस पर भी बात करेंगे, और इस हफ्ते आपको क्या बनानी है रणनीति, वहां पर भी करेंगे फोकस। पर सबसे पहले क्योंकि इतने सारे ओवर द वीकेंड ग्लोबल क्यूज आए हैं और ऑफ कोर्स चाइना की चिंता बनी हुई है, तो बेस्ट ग्लोबल वॉइस अजय बग्गा साहब हमारे साथ तैयार हैं और करते हैं उनका स्वागत। बग्गा साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह वक्त देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर। और सबसे पहली बात, वैसे तो सोचा था सर कि यूएस के डेवलपमेंट की बात करेंगे, बट चाइना में ये क्या हो गया सर, इतनी स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसी, और 2.5 साल से हम देख रहे हैं, बाकी सब जगह तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, कोविड केसेस आते हैं संभल जाते हैं, ये चाइना इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है, और पहली बार हम देख रहे हैं कि वहां के लोग भी अब तंग आ गए इससे। जी बिल्कुल, देखिए दीप, 2 साल से ज्यादा, 2.5 साल ले लीजिए, क्योंकि ये जो संक्रमण शुरू हुआ था चाइना से शुरू हुआ था फरवरी 2020 से, या आप लीजिए दिसंबर 2019 से, तो लोग अभी परेशान हो गए कि लगभग 2.5 साल 3 साल से घरों में बंद हैं। कुछ भी केस होते हैं तो उनको बहुत बुरे एमेनिटीज वाली जगहों में क्वारंटाइन कर दिया जाता है, बहुत सख्ती से पेश आते हैं। तो हमने देखा पूरे वेस्टर्न चाइना से लेकर ईस्टर्न चाइना, सो जिनजियांग से लेकर पूरा शंघाई तक लोग सड़कों पे उतरे, बट होने कुछ वाला नहीं। ये क्योंकि बहुत ऑटोक्रेटिक रेजिम है, कम्युनिस्ट पार्टी और मिलिट्री का वहाँ शासन है, तो डर यही है कि ये कुछ दुष्कर्म ताइवान की तरफ या भारत के बॉर्डर की तरफ ना कुछ कर दें कि लोगों का अटेंशन हटाने के लिए। तो वो एक डर जियोपॉलिटिकल रहता है जब भी इनका डोमेस्टिक कुछ इतना बड़ा इशू आता है। तो ओवरऑल लोग तंग हैं। क्यों कोविड ये इतना जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जब दुनिया भर ने सब कुछ बरहाल कर दिया है, खोल दिया है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि इनकी वैक्सीनेशन वैसे नहीं हुई जैसे दुनिया में थी। दूसरा, इनके यहाँ इन्फेक्शंस उतनी तेजी से ऑफिशियली नहीं हुए, तो लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी अभी नहीं है। बट उसके आगे क्या इनके जो हुक्मरान हैं वो क्या सोच रहे हैं जिसके कारण ये इस तरह से जीरो कोविड कर रहे हैं। अब मार्केट्स क्यों इससे विचलित है? आज एशिया देखिए सब रेड में खुला। मार्केट्स में प्रॉब्लम है, चाइना बहुत बड़ा सप्लायर है दुनिया भर के लिए और इंटरमीडिएट कंज्यूमर भी है। आप देखिए कोरिया के एक्सपोर्ट्स गिरे पिछले महीने 17%, सब कुछ वो चाइना में जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें गिरावट आ गई। पूरे मेटल्स जो नेहा बात कर रही थी, मेटल्स नीचे हैं, तेल नीचे है, क्योंकि चाइना उपभोक्ता है कमोडिटीज का सबसे बड़ा और सप्लायर है दुनिया भर में। और ऐसे जब सप्लाई चेन पे इशू आता है, पिछले साल जो हुआ, यूएस रिटेलर्स ने ओवर इन्वेंट्री रख ली और वो इन्वेंट्री निकालते निकालते उनके बहुत लॉसेस हो गए फिर। तो ये सप्लाई चेन इश्यूज आ जाते हैं, कमोडिटी प्राइसेस के इशू आ जाते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी के इशू आ जाते हैं। बट हमें ये ज्यादा बढ़ते दिखता नहीं है, क्योंकि पीपल मूवमेंट सस्टेन करने के लिए सामने वाले भी थोड़े डेमोक्रेटिक होने चाहिए, जो अलाउ करें डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को, जैसे वेस्ट में होता है या भारत में होता है। वैसा वहां नहीं है। तो वहां तियाननमेन स्क्वायर जैसे लोगों पे टैंक चढ़ा देते हैं ये लोग, तो इसको बहुत जल्दी सप्रेस कर लिया जाएगा। बट ओवरऑल इशू ये है कि चाइना का उत्पादन अगर उतना तेज नहीं रहा, ऑलरेडी प्रॉपर्टी का उनको प्रॉब्लम था, प्रॉपर्टी क्षेत्र का, सेक्टर का, तो हाउसिंग डिमांड कम हो रही है। उनका जो डेट टू जीडीपी है 250% है,
जीडीपी का उनका जो डेट उठाया हुआ है, तो उससे डिफॉल्ट बढ़ सकते हैं। दुनिया के साथ बहुत लिंक्ड है, बिकॉज 15 ट्रिलियन डॉलर्स दुनिया से उठाए हुए हैं चाइना ने कर्जे के रूप में। तो ये पूरे मसला बन जाता है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का। फ्राइडे को एक अच्छी बात थी, जैसे ही हमारे मार्केट बंद हो रहे थे, चाइना ने रिजर्व रेट रिक्वायरमेंट 25 बेसिस पॉइंट काटी अपने बैंक्स की, जिससे $70 बिलियन 5 दिसंबर के बाद इनके बैंकिंग क्षेत्र में आ जाएंगे। बट उसका आज असर मार्केट्स पे होते नहीं दिखा। तो आप कह सकते हैं एक सॉफ्ट स्टिमुलस चाइना की तरफ से आया था फ्राइडे को, जो उनके पीबीओसी जो उनका आरबीआई है, उनके चेयरमैन ने ऑलरेडी इंडिकेट किया था मंडे को, फ्राइडे तक वो आ गया। बट आज जो है वो पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण मार्केट्स पे थोड़ा सा सेंटिमेंट हावी हो रहा है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ हमने एशियन मार्केट्स में देखा है, बल्कि युआन डॉलर के मुकाबले हमने देखा ऑलमोस्ट 3-3.5 हफ्ते के लोस पर आ गया। लेकिन सर थोड़ा सा फोकस मैं कमोडिटी की तरफ शिफ्ट करके लेकर जाना चाहूंगी, स्पेशली एनर्जी। इसका जैसे कि दीप भी मेंशन कर रहे थे, एक इसका प्लस साइड ये रहा है चाइना की कमजोर डिमांड का और खराब इंडस्ट्रियल प्रॉफिट नंबर्स का, कि कच्चे तेल के डिमांड का सेंटिमेंट थोड़ा सा नीचे आया है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं दोनों बेंचमार्क्स इस समय साल के निचले स्तर पर है। बट सर क्या माना जाए, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर अब 4 दिसंबर एक ओपेक प्लस की बैठक है और 5 दिसंबर जो यहां पर प्राइस कैप लगना है। एक हफ्ते का समय बाकी है, कोई निर्णय ना ईयू की तरफ से आया ना G7 की तरफ से आया है। $65-70 के प्राइस कैप की बात कर रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि भाई 30-40 लगाओ तभी कोई असर होगा। सर यहाँ पे क्या होना है अल्टीमेटली? डिमांड में सुधार नहीं होगा, चाइना दूसरा बड़ा कंज्यूमर है, वहां कुछ सुधार नहीं है, तो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर, नेचुरल गैस के प्राइसेस को लेकर अब क्या व्यू बन रहा है? जी बिल्कुल, सही कहा आपने कि डिमांड कम हो रही है, और सबसे बड़ी डिमांड जहां गिरी है वो चाइना है। भारत में तो डिमांड बढ़ रही है, तो हम भी बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, बट वहां पे डिमांड चाइना में जो गिर रही है उसका इम्पैक्ट है। ईयू की बात करें तो वहां करार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि तेज यहाँ पे आप रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगाइए। हंगरी जैसे जो देश हैं वो कह रहे हैं हमारे पे कोई प्राइस कैप हो नहीं सकती, हम रशिया के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल हमारे पे आक्रमण हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक डिवाइडेड हाउस है। 27 पार्लियामेंट्स ने इसको पारित करना होता है। 19 करेंसी में है देश और 27 देश यूरोपियन यूनियन में है। तो ये पारित होना बहुत अभी मुश्किल लग रहा है। और प्राइस कैप जो है 65 से 70 की, उससे भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि भारत के लिए सप्लाईज बिल्कुल चलते रहेंगे। एक और बात जो हुई नेहा, वो थी वेनेजुएला का खोलना। वहां पे बातचीत चल रही थी मार्च में, अगर आप याद करें, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग गए थे, और मैं तभी से कह रहा था वेनेजुएला के पास सऊदी अरेबिया से कई गुना ऑयल रिजर्व्स हैं। वेनेजुएला क्योंकि कम्युनिस्ट वहां पे आ गए थे, ह्यूगो चेवेज करके, और फिर मडूरो जो अभी हैं उनके जो अनुयायी बने प्रेसिडेंट, उसके चलते उनकी जो तेल क्षमता थी, जो उत्पादन वो करते थे 19 लाख बैरल दिन का, वो 6 लाख बैरल पे आ गया। तो वो अब और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए थे। अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस हटाए। उनकी जो बड़ी दिग्गज ऑयल कंपनी है शेवरॉन, जिसका वहां पे काफी निवेश है, उन्होंने उनको अलाउ किया कि आपके जो एग्जिस्टिंग वेल हैं उससे आप तेल उत्पादन कर सकते हैं। तो 2 लाख बैरल वो उत्पादन करते थे जो बंद हो गया था। और दूसरी बात है, जो उत्पादन चल रहा था पिछले 2 सालों से, जो मार्केट में नहीं आ पाया था ऑफिशियली, वो भी कुछ शायद स्टोरेज में होगा। तो वो सब अमेरिका में आ सकता है। ओवरऑल देखिए तो 10 करोड़ बैरल प्रतिदिन बनते हैं, तो ये बहुत छोटा है 2 लाख बैरल की बढ़ोतरी, और इमिडिएटली तो इतना इम्पैक्ट नहीं है। बट सेंटिमेंटली ये है कि अमेरिका अगर अलाउ करता है, और दूसरा है जो लॉबिंग वाले बहुत बड़े ऑयल सर्विसिंग कंपनीज हैं, उन 3 कंपनीज को अमेरिका ने अलाउ किया कि आप वेनेजुएला में फिर से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ऑयल फील्ड्स को वो फिर से बरकरार कर देंगे और उनको भी पैसा मिलेगा। तो अगर वो वेनेजुएला 6 लाख से 29 लाख पे पहुंच जाता है फिर से,
वो एक बहुत बड़ी सप्लाई आ जाती है। तो जो रशिया की सप्लाई निकलेगी भी, वो वेनेजुएला की सप्लाई आ सकती है। 6 महीने से साल लग जाएगा, बट क्या है, सेंटिमेंट ऑयल मार्केट में बड़ी तेजी से आता है, क्योंकि स्पेक्यूलेटिव प्रीमियम रहता है। $10-12 का स्पेक्यूलेटिव प्रीमियम रहता है, वो हमने कटते हुए देखा है। तो चाइना का डिमांड है, वेनेजुएला का खोलने का सेंटिमेंट है, चाहे ऑन द ग्राउंड इतना नहीं है। रशिया का करार होगा लास्ट टाइम, जैसे 4 तारीख या 5 तारीख रात तक, मध्य रात्रि तक यूरोपियन यूनियन कुछ करार कर लेंगे। नेचुरल गैस आए तो अगस्त के जो 300 यूरो का नंबर आ गया था, उससे 135 140 पे आ चुके हैं। तो वहां से काफी कटौती हुई है, बट ये 50-60 का नंबर था जहां से 300 पे आया था। तो अभी भी बढ़े हुए हैं एनर्जी प्राइसेस, बट अपने पीक से जरूर गिरे हैं। अंडरस्टूड सर। तो ऑयल एंड गैस से तो इन अ वे राहत की बात है, चलिए डिमांड गिर भी रहा है, बट एटलीस्ट हमारा इंपोर्ट बिल तो काफ़ी कम होगा। अच्छा सर, कुछ अच्छी चीज़ों की भी बात करते हैं। ये जो ब्लैक फ्राइडे सेल्स है, आपने भी इस पर ट्वीट डाली है, रिकॉर्ड ब्लैक फ्राइडे सेल्स होती है, देखिए जरा इसके बारे में समझाएं। और ये समझाइए कि फेड जो देख रहा है, थोड़ा स्लो डाउन की बात कर रहा है, डिमांड को कंट्रोल में लाने की बात कर रहा है, वो इसे कैसे देखेंगे? जी, देखिए दीप, ये हमने देखना है कि ऑनलाइन होती है ऑफलाइन होती है। तो टोटल $950 बिलियन तक की सेल होती है। ये थैंक्स गिविंग वीकेंड से लेकर 31 दिसंबर का जो फेस्टिवल सीजन चलता है। तो वैसे कंज्यूमर जो है अमेरिका का, लगभग $1 ट्रिलियन प्रति माह उसका जीने का जो खर्चा है वो चलता है। जो ऑर्डिनरी खर्चा आप लीजिए, $1 ट्रिलियन होता है, उसमें वृद्धि नियरली $1 ट्रिलियन की फेस्टिवल सीजन में हो जाती है। इसलिए ये सीजन बहुत अहम रहता है कि 100% ग्रोथ है उस मंथ में कंज्यूमर स्पेंडिंग की, और ये स्टिमुलस देता है ग्लोबल इकोनॉमी को। $1 ट्रिलियन आप सोचिए, कितने देश हैं जिनका $1 ट्रिलियन जीडीपी नहीं है, जो एक महीने में अमेरिकी उपभोक्ता खर्च कर देता है। तो नंबर कैसे आए? जो ऑफलाइन रिटेलर थे, वहां पे इतनी भीड़ें नहीं थी, तो थोड़ी आशंका हो रही थी कि क्या सेल्स अच्छे नहीं रहेंगे। बट जो ऑनलाइन रिटेलर है, उसमें लगभग 2.3% की वृद्धि हुई और लाइफ टाइम हाई हुआ। अब इसमें आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी तो बड़ी है, बट ये देखिए, ये सेल जो होते हैं, ये 30 से 70% डाउन इसको प्राइस करके बेचे जाते हैं। तो इन्फ्लेशन का प्रीमियम इससे निकाल के ही आप लीजिए, तो ये कंपेरेबल है। अगर 2019, 2020, 2021 का नंबर लीजिए, उससे ये कंपेरेबल हो जाता है, क्योंकि डिस्काउंट इतना बड़ा होता है। तो ये बहुत अच्छी नंबर आए हैं ऑनलाइन के। ऑनलाइन तो इमिजिएटली हो जाता है। और दीप, इससे भी अच्छी बात है, एक तो ये ब्लैक फ्राइडे होता है, फिर सैटरडे और संडे को भी सेल्स जारी रहते हैं, और मंडे को जो बच जाता है माल, वो साइबर मंडे करके बेचते हैं। तो साइबर मंडे को उम्मीद है कि $11 बिलियन से ज्यादा की सेल होगी, जो अपने में भी एक और रिकॉर्ड होगा। तो आज शाम से जो सेल शुरू होगी अमेरिका में साइबर मंडे की, वो भी बहुत दमदार रहेगी। तो अब फेड इसको कैसे देखा? फेड कहता है कि हम एक नंबर नहीं देखते, हम मिले जुले लगभग 200 इंडिकेटर्स वो देखते हैं, लैगिंग भी, कोइंसिडेंटल भी और फॉरवर्ड लुकिंग भी। अब फेड 50 बेसिस पॉइंट 14 दिसंबर को बढ़ाएंगे। ये जरूर है कि जो 75 की पेस पे थे, उससे धीरे हो जाएंगे, बट वो नहीं चाहते कि फाइनेंशियल कंडीशंस इजी हो जाए। फाइनेंशियल कंडीशंस को टाइट रखना है। उसके कारण मुझे उम्मीद है कि हॉकिश कमेंट्री ही आएगी फेड की। आज इस हफ्ते क्या है दीप, कि यूएस का जीडीपी आएगा पिछले तिमाही का, और साथ में जॉब रिपोर्ट आएगी फ्राइडे को, जो आती है महीने की जॉब रिपोर्ट। तो वो हमें फ्राइडे को आ जाएगी। उससे भी हमें उम्मीद है कि 2 लाख जॉब्स की बढ़ोतरी होनी चाहिए, एस्टिमेट ये है। तो फेड यही देखेगा। इकोनॉमी अभी तक तो दमदार है, इकोनॉमी पे धीरे धीरे असर आ रहा है, बट स्लो डाउन कहीं नहीं है। उससे क्या है, उनका हौसला बढ़ता है और रेट्स बढ़ाने का, और लंबी अवधि तक रेट हाई रखने का। तो हायर फॉर लॉन्गर जो उनका है, और वे टू गो, ये दो उनके मोटो रहे हैं कि अभी भी रेट बढ़ाने की जर्नी जारी है, वे टू गो है।
और दूसरा है हायर फॉर लॉन्गर। तो लंबी अवधि के लिए हम ज्यादा ऊंचे रेट रखेंगे। ये फिर से रिपीट होगा 14 दिसंबर को, और फिर फरवरी में हमें लगता है एक रेट हाइक और आएगा। मार्केट क्या देख रहा है कि इन्फ्लेशन शायद पीक हो गई, डॉलर शायद पीक हो गया है, और फेड की हॉकिशनेस या इंटरेस्ट रेट वो पीक होने के करीब आ रहे हैं। ये तीनों बहुत अहम रहते हैं मार्केट का बॉटम बनाने में। तो ये हेल्प करेंगे। जनवरी फरवरी में हमें मार्केट बॉटम आते दिख जाना चाहिए। चलिए, तो मार्केट का बॉटम भी ज़्यादा दूर नहीं, इनफैक्ट मार्केट का पीक इस समय दिख रहा है, एटलीस्ट इन द टर्म्स ऑफ जो लेवल्स हमारे बाजार दिख रहे हैं, यहाँ से और ऊपर जाने की पूरी संभावना है। और यूएस और बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक है, बस चीन पर आप रखिए नज़र, उसका एक्शन स्क्रीन पर भी हो रहा है। बगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑफकोर्स इस हफ्ते आपसे बात होती रहेगी मार्केट के एक्शन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे बाजारों पर अब करते हैं फोकस। पिछला हफ्ता तो रिकॉर्ड तेजी वाला रहा, नए रिकॉर्ड्स बनते देखे। क्या इस हफ्ते भी ऐसा ही ट्रेंड रहेगा? क्या निफ्टी भी अपना नया इंट्राडे रिकॉर्ड छू सकता है? 19 अक्टूबर 2021 को आखिरी बार हमने रिकॉर्ड बनाया था 18,604 का। आइए जानते हैं इसके बारे में। ट्रेड सेटअप जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार। जय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक पहले एक ब्रॉडर सेंस दें, क्योंकि पिछले हफ्ते का मार्केट मूवमेंट तो अच्छा रहा। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा फ्राइडे को रेजिस्टेंस दिखी, जो कि लाजमी भी था, उस पर भी बात करेंगे। बट जो डायरेक्शनल कॉल है मार्केट का, वो क्या निकल कर आ रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। दीप, मैं कहूंगा कि देखिए ओवरऑल तो जैसे आपने सही कहा कि बहुत ही जबरदस्त एक क्लोज हमें लास्ट वीक में देखने मिला, एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए देखने मिली। एंड 18,250 300 ये जो एक रेंज थी, सपोर्ट रेंज, वहीं से निकलकर आज निफ्टी फिर से हमें 18,500 के ऊपर इनफैक्ट एक क्लोज देखने मिला दीपांशु। ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, एंड देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें निफ्टी में एक नया हाई देखने मिले, जो हमें सेंसेक्स में देखने मिला, बैंक निफ्टी में तो लगातार देखने मिल रहा है। सिमिलरली हमें निफ्टी में भी देखने मिले। बट देन मैं कहूंगा कि यस, इन द इमीडिएट टर्म 18,600 650 ये जो एक रेंज है वो एक रेजिस्टेंस रेंज रहेगी निफ्टी की। ऑन द डाउन साइड 18,450 400 एक सपोर्ट रेंज रहेगी इमीडिएट बेसिस पर। जय, थोड़ा पुट कॉल रेशियो की जो सिचुएशन है उस पर भी लाइट डाले। एफआईएस की पोजीशनिंग भी थोड़ी कम हुई है, और स्कोप दिखता है 1.18 पर निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ गया, 0.86 पर बैंक निफ्टी, और ऑफ कोर्स एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन भी 77% से घटकर 71% पर है। थोड़ा और यहां से नीचे आना है तब कंफर्ट आएगा, या क्या एक्शन रहेगा यहाँ? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि पीसीआर तो इतना ओवरबॉट नहीं है कंपैरेटिवली। केवल एक चीज है कि हमें, जैसे आपने राइटली कहा कि एफआई की लॉन्ग पोजीशन जो है वो उस पर एक ध्यान रखने वाली चीज है, बिकॉज डेफिनेटली वो घटकर आई है 71% पर, बट फिर भी वो एक थोड़ी बहुत ओवरबॉट है, बिकॉज जनरली हमने देखा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा बॉटम हमें देखने मिलता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो। जब भी वो रेंज में आता है, नीचे में 15 से 20 के रेंज में आता है, तो हमें एक अच्छा बॉटम देखने मिलता है दीपांशु। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर वो 75-80 के रेंज में आता है तो हमें एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन मूव भी देखने मिलता है मार्केट्स में। तो मेरा ये मानना है दीप कि वही एक चीज है F5 का, जहां पे काफी ओवरबॉट पोजीशंस लग रही है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में उसी के कारण थोड़ा बहुत हमें हायर लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस देखने मिला। अदरवाइज कुछ बड़ा रिवर्सल नहीं दिख रहा है, बिकॉज पीसीआर इतने भी ओवरबॉट नहीं है कि जो कंफर्ट ना दे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने को। बट बहुत ही टेक्टिकल वीक रहेगा, मेरा ये मानना है ये वाला। इतना इजी मूव नहीं देखने मिलेगा हमें until unless 18,600 650 की रेंज के ऊपर बहुत ही आसानी से नहीं निकलता है। टिल देन आई थिंक इट कैन बी वेरी ट्रिकी। हमें दोनों तरफ के मूव्स देखने मिल सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे जय निफ्टी के लिए? आज के सपोर्ट कहाँ दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगी? क्या इंटरडे रिकॉर्ड आज पॉसिबल है? दीप, अगर जहां तक सपोर्ट लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 18,450 18,400 यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर आप देखें तो आई डोंट सी निफ्टी इनफैक्ट गोइंग बिलो दीज लेवल्स इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन दीप। मुझे नहीं लगता कि 18,450 400 के नीचे बंद आया निफ्टी का। 500 के ऊपर हमें क्लोज देखने मिला तो बढ़िया क्लोज था। इनफैक्ट तो थोड़ा भी अगर डिप आता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 18,450, दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर टुडे कि वहां पे आप खरीदे निफ्टी को, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 400 के नीचे का। 450 के आसपास अगर आपको निफ्टी स्पॉट दिखता है
तो डेफिनेटली खरीदे 400 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में दीप 18,575-600 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में, देयर आफ्टर 650। ये जो रेंज मैंने आपको बताई 18,575 टू 650 की ब्रॉडली, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है अगर आप बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं तो। मेजर आपको ट्रेंड रिवर्सल या तो मैं कहूंगा कि ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा 18,600-650 की रेंज के ऊपर निफ्टी में। अगर वो लेवल्स निकलते देन देयर आफ्टर स्ट्रेट अवे आपको 750-800 तक के लेवल्स ये वीक में देखने मिलेंगे। फेलिंग टू डू सो दीप हमें ये कंसोलिडेशन 18,600-400 के रेंज में देखने मिल सकता है। तो नीचे पे आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए आज के लिए और हायर लेवल्स पर आप प्रॉफिट बुक कीजिए। मानिए कि अगर ये 18,450 नहीं आता है, स्ट्रेट अवे अगर 18,575-600 की रेंज निकालता है, तब भी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज उसके ऊपर फिर से आपको ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो ये रहा निफ्टी का स्ट्रैटेजी दी। ओके, बैंक निफ्टी के लिए क्या व्यू बन रहा है? 43,000 के आसपास ही क्लोजिंग रही थी, बढ़िया एक्शन था, बैंक्स की लीडरशिप बरकरार है जय? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमें फिर से मूव देखने मिला दीप लास्ट ट्रेडिंग वीक में। इनफैक्ट पीएसयूज तो कहाँ रुकने का नाम ले रहे हैं, वहां पे तो एक बढ़िया मूव हमें ऑलरेडी देखने मिल रहा है, कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में तो क्लियरली हाई टॉप हाई बॉटम हमें देखने मिल रहा है, अच्छा खासा ट्रेंड वहां पे आते हुए देखने मिल रहा है। जहां तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का सवाल है दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखें तो ओवरऑल ट्रेंड वहां पे भी पॉजिटिव बना हुआ है। जस्ट एक छोटा सा एक हर्डल इमीडिएटली जो है वो 43,000 के आसपास है और हमें वहीं से एक रिएक्शन आते हुए देखने मिला, उसके ऊपर गया बट वहीं से एक रिएक्शन देखने मिला और 43,000 के ऊपर बंद नहीं हो पाया लास्ट ट्रेडिंग वीक में बैंक निफ्टी। नेवरदलेस मैं कहूंगा कि 43,000 43,100 ये इमीडिएटली रेजिस्टेंस है। अगर आपको खरीदना है तो आज के ट्रेडिंग सेशन में तो आप 43,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो इमीडिएटली खरीदे। देयर आफ्टर आपके टारगेट्स बनेंगे 43,500 43,650 इंट्राडे पर्सपेक्टिव आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे भी पॉजिटिव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 44,000 तक के लेवल्स आपको ये ट्रेडिंग वीक में देखने मिल सकते हैं। टिल द टाइम ऑन द लोअर साइड में कहूंगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी का है वो है 42,200 42,200 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी बना हुआ है, टिका हुआ है दीप ये वीक में 42,000 से लेकर 42,200 ये जो 200 पॉइंट की रेंज के ऊपर जब तक ये वीक में बैंक निफ्टी टिका हुआ है, ट्रेड कर रहा है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव मानना चाहिए। इसके नीचे अगर बंद आता है देन इट वुड बी अ साइन ऑफ रिवर्सल एंड उसके नीचे आपको फिर ये थोड़ा बहुत और करेक्शन आपको देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में, बट वो जब तक नहीं होता है दीप आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में वो है 42,750 42,600 750 के आसपास आता है तो आप डेफिनेटली खरीदे। 600 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इंटरडे पर्सपेक्टिव में एंड देन आफ्टर आपको फिर से ऊपर में जो टारगेट्स मिलेंगे 43,000 43,100 ये आपकी प्रॉफिट बुकिंग रेंज रहेगी आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो ये रेंज को आप प्ले आउट कर सकते हैं। मानिए अगर आपका 42,600 नहीं होता और यहीं से आपको 43,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलते हुए देखने मिल रहा है सो आप वहां पे भी फ्रेश ब्रेकआउट मानकर आप खरीद सकते हैं। देयर आफ्टर आपके टारगेट्स बनेंगे ऊपर में 43,500 के। ओके, पॉइंट टेकन। सो क्लियरली जय आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अंडरलाइंग यहां पर स्ट्रांग दिख रही है, फिर चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी हो 18,575-600 ये रेंज ऊपर के साइड टेस्ट करता हुआ आज निफ्टी दिखाई दे सकता है। बाइंग आपको 18,450 के आसपास मिलती हुई दिखेगी। सिमिलरली क्योंकि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने एक अच्छी खासी लीडरशिप बीते हफ्ते दिखाई है, स्ट्रेंथ वहां से आती हुई डेफिनेटली दिखेगी। निफ्टी बैंक में भी आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। 42,750 के इर्द गिर्द आपको अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा डिप्स पे खुले। 42,600 का स्टॉप लॉस एंड इवेंचुअली 43 और 43,100 तक का लेवल टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी फिर से नजर आ सकता है। चलिए ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की, लेकिन हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ है तैयार और जान लेते हैं कि आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। कुशल, मॉर्निंग आपके साथ करेंगे शुरुआत, बताइए आपकी लिस्ट क्या कहती है। मॉर्निंग ने यहाँ काफ़ी सारी ट्रिगर्स हैं क्योंकि कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और इसमें सबसे पहला है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए क्योंकि नतीजों पर आज यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही वित्त मंत्री की प्री बजट मीटिंग हो सकती है, तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस और इकोनॉमिक्स ग्रुप के साथ यहाँ पर ये मीटिंग है। कैनफिन होम्स और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस पर भी नज़र रखिए, यहाँ पर कंपनी की बोर्ड बैठक है डिविडेंड के लिहाज से। साथ ही श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस ये सस्पेंड हो जाएगा ट्रेडिंग से आज की क्लोजिंग से।
एमैल्गमेशन को लेकर यहाँ पर ये एडजस्टमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। AAA टेक्नोलॉजीज ये ट्रांसफर होगा NSE SME इमर्ज प्लेटफॉर्म से NSE और BSE मेन बोर्ड पर, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इनफैक्ट यहाँ पर GCM सिक्योरिटीज पर भी ध्यान रखिए, ये भी BSE SME प्लेटफॉर्म से BSE मेन बोर्ड पर अब आता हुआ दिखेगा। मदरसन सुमी वायरिंग 126 करोड़ बोनस शेयर यहाँ पर लिस्ट होते हुए दिखेंगे। साथ ही सस्टेनेबल गैस प्राइसिंग फॉर्मूला को लेकर आज यहाँ पर किरीट पारिक कमेटी की बैठक होने वाली है, तो जो फाइनल बैठक है इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही IPO के लिहाज से धर्मज क्रॉप गार्ड यहाँ पर आज से इसका IPO खुलने वाला है और ये 30 नवंबर तक IPO खुला रहेगा। प्राइस बैंड 216 से 237 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 60 का है और इशू साइज लगभग 250 करोड़ रुपए का है, जिसमें OFS 35 करोड़ और फ्रेश इशू करीबन 216 करोड़ का है। एंकर बुक के जरिए कंपनी ने लगभग 75 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ओके, चलिए, तो ये वो ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। अरमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरमान, मॉर्निंग, जरा बताइए कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में और सेक्टर्स में आज एक्शन दिखने वाला है? बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका जो बोर्ड ने जो है बायबैक को मंजूरी दे दी है और बायबैक का जो भाव रखा गया है वो 200 रुपये का रखा गया है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक ओपन मार्केट के जरिए जो है बायबैक होने वाला है और इसके जरिए जो है कंपनी लगभग 49 लाख शेयर्स जो हैं वो बायबैक में खरीदेगी। उसी के साथ साथ 25 नवंबर को अगर आप देखेंगे तो बोर्ड ने एक सब्सिडरी का गठन भी किया है। पेटीएम पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पेमेंट एग्रीगेटर एप्लीकेशन PA एप्लीकेशन दोबारा सबमिट करने को कहा है। जो कंपनी की सब्सिडरी है PPSL पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड है, उनको RBI का लेटर मिला है और 120 दिन के जो भीतर है उनको ये PA एप्लीकेशन से दोबारा जो है वो जमा करनी होगी। उस पर कंपनी का भी ये कहना आया है कि उनको कंपनी को कारोबार और आय पर कोई मटेरियल प्रभाव नहीं पड़ना है और उसी के साथ साथ कंपनी नए जो ऑफलाइन मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करेगी और उन्हें सर्विसेज भी देती रहेगी। जोमेटो पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमेजॉन जो है वो 29 दिसंबर से जो उनका फूड डिलीवरी का कारोबार है वो बंद करने वाली है। और अगर आपको बता दूं मैं, कंपनी 2020 मतलब लगभग 3 साल पहले जो है कंपनी ने ये कारोबार लॉन्च किया था। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो कंपनी 1 दिसंबर से मोटरसाइकिल और स्कूटर की जो कीमतें हैं बढ़ाएगी और लगभग 1500 रुपए तक की जो है वो बढ़ोतरी करने वाली है। MSTC, M&M और दूसरी ऑटो कंपनीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑटो और स्टील इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है कि 1 अप्रैल 2023 से सारी जो है 15 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं वो खत्म होती हुई दिखेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है जारी किया है, उसमें अगर आप केंद्र देख लीजिए या राज्य सरकारें देख लीजिए या निगमों या परिवहन विभाग, इन सब पर जो है ये लागू होने वाला है। इंश्योरेंस स्टॉक्स पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि IRDA की तरफ की बोर्ड मीटिंग से कुछ निकल के आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नई बीमा कंपनी खोलने का नियम जो है वो आसान कर दिया गया है। उसी के साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर आप बात करें तो उसको बढ़ाने के नियम में भी जो है डील की गई है और पूंजी जुटाने की अगर बात करें तो वहां पर भी जो है डील की गई है। और अंत में अगर HDFC लाइफ और एक्साइड पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनके जो विलय है उसको IRDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। चलिए नुपुर, अब आपकी बारी आती है, बताइए कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पे हमें फोकस करके चलना है आज? गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले ब्रोकरेज कंपनीज आज फोकस में रहने वाली है, क्योंकि ब्रोकर के सिस्टम में अगर कोई भी टेक्निकल ग्लिच होता है तो वहाँ पे SEBI की तरफ से अब गाइडलाइन आ चुकी है, अगर 5 मिनट से ज़्यादा का कोई भी टेक्निकल ग्लिच है तो उन्हें एक्सचेंजेस को नोटिफिकेशन देना होगा। मैक्स फाइनेंशियल के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि मैक्स लाइफ में मित्सुई सुमिटो का 5% हिस्सा कंपनी खरीदने वाली थी, उससे IRDAI से अब मंजूरी मिल चुकी है। इंडिगो, स्पाइस जेट भी आज फोकस में और पॉजिटिव न्यूज़ आते दिखी एयरलाइन कंपनीज के लिए। शनिवार के दिन अगर हम देखें तो डेली एयर ट्रैफिक जो पैसेंजर का जो आंकड़ा है वो प्री कोविड लेवल के ऊपर जा चुका है, करीबन 4,06,000 के करीबन ये आंकड़ा रहा था। लास्ट हाईएस्ट दिसंबर 2019 में दिखा था। एस्ट्राजेनेका फार्मा देखें तो कंपनी को सरकार की तरफ से 10 mg डेप्लीफ्लोविन जो टेबलेट है उसके इंपोर्ट और मार्केटिंग के लिए अब परमिशन मिल चुकी है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है कंपनी के लिए। आदित्य बिरला फैशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फ्राइडे के दिन जो न्यूज़ फ्लो आया था कि कंपनी बेवकूफ़ ब्रांड को एक्वायर करने वाली है, उस पर अब कंपनी का बयान आया जहाँ पे कोई डिनायल नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि ग्रोथ और एक्विजिशन के चलते कंपनी ऑप्शंस देखती रहती है और जैसे कोई फाइनल अग्रीमेंट होगा तो ज़रूर डिस्क्लोजर प्रोवाइड करेगी, तो कोई डिनायल नहीं आते दिखा है यहाँ पर कंपनी की तरफ से। हिंदुस्तान जिंक, जहाँ पे डाइवेस्टमेंट के चलते काफ़ी ज़्यादा रोड शो होने वाले, मुंबई, सिंगापुर, लंदन
लंदन और अबू धाबी में नेक्स्ट 2 वीक्स में रोड शो जारी रहेंगे। बेयर क्रॉप प्लस सुमितो केमिकल्स भी आज फोकस में, क्योंकि ग्लाइफोसेट के उपयोग पे जो प्रतिबंध लगा था, वो जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आई थी उस पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस रोक को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ इसके लिए। कुशल, बताएं, आपके पास कुछ और खबरें भी हैं? बिल्कुल दीप, मेरे पास कुछ और खबरें हैं। इसमें सबसे पहला है बजाज फाइनेंस। यहाँ पर नजर रखिए, कंपनी ने स्नैपवर्ड टेक्नोलॉजीज इसके साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है। करीबन 40% तक हिस्सेदारी यहाँ पर ये खरीदने वाली है और कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके टेक को और मजबूत करने के लिए ये स्नैपवर्ड टेक्नोलॉजीज में इन्होंने अधिग्रहण किया है लगभग 93 करोड़ रुपए में, और 31 दिसंबर तक ये डील पूरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, L&T इन्वेस्टमेंट्स और HSBC AMC की 100% प्रस्तावित बिक्री पूरी हुई है और म्यूचुअल फंड बिजनेस बेचकर लगभग 3484 करोड़ रुपए इनको मिलने वाले हैं। इनफैक्ट L&T इन्फोटेक पर भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो अलॉटमेंट कमेटी है उन्होंने 25 नवंबर 2022 के प्रस्ताव को पास कर दिया है और इसके तहत करीबन 12 करोड़ शेयर्स जो है वो अलॉटमेंट की मंजूरी मिल गई है। तो जो पहले के माइंट्री के शेयर होल्डर्स हैं उनको रिकॉर्ड डेट पर ये अलॉटमेंट को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडियरी श्री प्रॉप बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने बेंगलुरु की एक कंपनी है सुविलास रियल्टीज़, इसका अधिग्रहण कर लिया है और 10,000 इक्विटी शेयर्स, ये करीबन 30 करोड़ रुपए में ये पूरा अधिग्रहण इन्होंने किया है। इनफैक्ट नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ और ऑन मोबाइल का ग्लोबल जैसी जो गेमिंग कंपनीज़ हैं वो फोकस में रहेंगी, क्योंकि तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये बयान आता दिखा है कि ऑनलाइन गेम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगा है और साथ ही राज्य में ऑनलाइन जुए पर यहाँ पर ये बैन करते हुए दिखे हैं। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स विंड एनर्जी, ये तीनों स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि 2 दिसंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है और इनके नतीजे जो दूसरी तिमाही के हैं वो जारी होंगे। ओके, अरमान, आपकी बारी आती, बताइए और कौन सी खबरें हैं आपके पास? जी, कुछ स्टेक चेंजेस है जिसमें आप जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस पर ध्यान रखिएगा कि इस ICICI प्रून अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 23 नवंबर को ओपन मार्केट के जरिए लगभग 16 लाख शेयर खरीदे हैं और अब जो उनकी हिस्सेदारी है वो लगभग 5% से 4.98%, 5% से आसपास जो थी वो बढ़कर 5.15% हो गई है। सीमेंस पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि LIC ने सीमेंस में हिस्सेदारी जो है लगभग 2% घटाई है, पर अगर आप देखेंगे समय जो अगर आप देखेंगे तो ये 18 जुलाई 2022 से लगभग 24 नवंबर तक जो देखे हैं उसके बीच में जो है हिस्सेदारी घटाई है और उनकी हिस्सेदारी 5.2% से घटकर अब 3% के आसपास हो गई है। क्वेस्कॉप पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनके प्रमोटर जो हैं उन्होंने 1 लाख शेयर का अधिग्रहण किया है और ये 22 और 23 नवंबर को ओपन मार्केट के जरिए जो है इन्होंने अधिग्रहण किया है और उनकी जो हिस्सेदारी है वो 11.35% से बढ़कर लगभग 11.42% हो गई है। और अंत में वीनस पाइप पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि PNB परिवार ने अगर आप बात करेंगे तो लगभग 6.5 लाख शेयर जो हैं लगभग 3.2% जो है वो खरीदे हैं और वहीं एक पब्लिक शेयर होल्डर है जिसमें हिमंत रजनीकांत शाहजहां हैं, उन्होंने जो है बेचे हैं और उनकी जो हिस्सेदारी है वो 2.28% से 12 से घट गई है। तो बिजी वीकेंड रहा है, बहुत सारी खबरें आई हैं, बट इन सभी खबरों पर काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में FIR आशीष के साथ। मॉर्निंग आशीष, बताएं पहले तो टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए ऑयल एंड गैस कंपनीज पर नजर रखनी है। JP मॉर्गन की तरफ से डिटेल रिपोर्ट आई है जहां पर ये कहा गया कि अभी फिलहाल अगर आप देखें तो कच्चा तेल थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सकता है, हालांकि डाउनसाइड रिस्क भी है। इसके बाद देखिए ONGC पर रिपोर्ट निकाली, JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दिया, लक्ष्य 155 से बढ़ाकर 165 कर दिया, 141 की क्लोजिंग है। वहीं गेल पर अगर आप देखें तो रेटिंग का आ गया डाउनग्रेड, पहले ओवरवेट की राय थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 137 से घटाकर 105 कर दिया। HPCL पर रेटिंग का अपग्रेड आ गया है, पहले अंडरवेट की राय थी, अब ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी देखिए 207 से बढ़ाकर 285। BPCL पर न्यूट्रल की रेटिंग दिया, लक्ष्य 423 से घटाकर 350 कर दिया है। IOC पर ओवरवेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 100 रुपये से घटाकर 109 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया, 73 की जो है क्लोजिंग चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट कंटेनर कॉर्पोरेशन यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 763 की क्लोजिंग, 620 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है यहाँ पर जो कंप्लीशन है फ्रेट कॉरिडोर का, इसमें डिले देखने को मिल रहा है, इसके चलते यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मेटल स्टॉक्स पर भी नजर रखें, मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर JSW स्टील यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 461 से बढ़ाकर 520 कर दिया, हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 726 पर चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नमिरा भी यहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे 570 रुपये के लक्ष्य के लिए,
टाटा स्टील यहाँ पर मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें और लक्ष्य 117 से बढ़ाकर 120 कर दिया, 106 की क्लोजिंग है। जेएसपीएल पर न्यूट्रल की रेटिंग दी मैक्वायरी ने और लक्ष्य 381 से बढ़ाकर 586, 521 की क्लोजिंग है। हिंडाल्को पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लेकिन जो लक्ष्य 545 से घटाकर 517 कर दिया है। तो ये कुछ टॉप रिपोर्ट्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। ओके, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? पांचू एल&टी यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है इन्होंने केवल 5 रुपए से बढ़ाया, 2460 से बढ़ाकर 2465 कर दिया, 2063 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि वेल पोजीशन है कैपिटलाइज करने के लिए जो केपेक्स की ग्रोथ भारत में आएगी, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। एसबीआई कार्ड यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए 807 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो मंथली स्पेंडिंग्स है यहाँ पर आप देखिए महीने दर महीने 5% और साल दर साल 28% का इजाफा है, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2732 की क्लोजिंग है, 3216 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि 1.2 लाख करोड़ की बड़ी ऑर्डर बुक है, तो अगले 3 से 5 साल के लिए काफी अच्छी विजिबिलिटी है। पेटीएम पर नजर रखनी है, यहाँ पर आरबीआई ने जो इनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, इसके बाद इक्वल वेट की रेटिंग आई 695 रुपए के लक्ष्य के लिए। वाटेक वाबाग यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, अंत में यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 448 से बढ़ाकर 480 कर दिया। ओके, तो ढेरों रिपोर्ट्स आई हैं, काफ़ी सारी खबरें भी हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स भी एक्शन में रहेंगे पिछले हफ्ते की तरह। आइए करते हैं हमारे सारे मेहमानों का स्वागत बिगुल पिक ऑफ द वीक। जय तो हमारे साथ बने ही हुए हैं, साथ ही अब हमारे साथ जुड़े हैं कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु जी, मुदित जी, सिमी जी एंड ऑफ कोर्स संदीप जैन साहब भी। सिमी जी, लेडीज फर्स्ट, बताएं पिक ऑफ द वीक कौन सी है आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। मेरे तरफ से पिक ऑफ द वीक होगा, आज तो पिक ऑफ द वीक है, पिक ऑफ द वीक होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। इनफैक्ट लास्ट 6 महीने का ब्रेकआउट में है इन्फोसिस और बहुत ही बड़ा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। मैंने पिछले 1-2 वीक पहले मैंने इन्फोसिस में बाय कॉल दिया था 1560 1562 के आसपास, अभी 1635 का बंदी है फ्राइडे का। मुझे लगता है कि आज का सुस्ती के साथ ओपनिंग के बाद अगर ये 1620 1610 के आसपास खुलता है तो वहाँ पे खरीद कर चलने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है और पूरा वीक मेंटेन कर सकता है। 1665 का पहला टारगेट, 1680 का दूसरा टारगेट के लिए इन्फोसिस को खरीद कर चलेंगे, 1600 का एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। चलिए, पिक ऑफ द वीक सिमी जी की तरफ से इन्फोसिस में निकल कर आ रही 1665 पहला टारगेट एंड इवेंचुअली 1680 तक के भी दर्शन इन्फोसिस में इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बारी आती है हिमांशु जी की। हिमांशु जी मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द वीक कहाँ से आ रही है? Very good morning to you, Neha ji. Good morning to you, Deep, and good morning everyone else. देखिए, पिक ऑफ द वीक में मुझे पसंद है REC, जिसमें एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट होने की तैयारी हो रही है, ऐसा लगता है मुझे। स्टॉक ने लास्ट वीक भी काफी अच्छा मूव दिया था, काफी ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ एक वीकली क्लोज दिया है अपनी क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो मेरा मानना है कि इस हफ्ते REC में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। 125 रुपए का टारगेट रहेगा और यहाँ पर 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। REC मेरी तरफ से रहेगा पिक ऑफ द वीक। इसी पर रखें नजर। कुणाल जी मॉर्निंग सर, आपकी पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, खरीदारी की राय है दीपांशु और खरीदना है टाटा मोटर्स का DVR। हमने देखा है कि टाटा मोटर्स के DVR में बड़ा जबरदस्त मूव हमने शुक्रवार को आता हुआ देखा और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से स्टॉक में आपको एक बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है और टाटा मोटर्स DVR और टाटा मोटर्स के बीच का डिफरेंशियल कम होने की संभावना दिख रही है। तो इन स्तरों पर खरीदारी की राय है टाटा मोटर्स DVR में। यहां पर एक 226 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 253 रुपए का 253 का और इवेंचुअल टारगेट 265 रुपए का 265 का। खरीदारी की राय है टाटा मोटर के DVR। 253 पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव 265 के पास। पिक ऑफ द वीक कुणाल जी की तरफ से। चलिए अब संदीप जैन जी की बारी आती है। जैन साहब गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। बताइए आपकी पिक ऑफ द वीक आज कहां से आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। और बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट और मुझे ऐसा लगता है कि अब स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स का पूरा समय आ गया है और निफ्टी भले ही बैंक निफ्टी थकान दिखाएंगे बट यहाँ पे मुझे बहुत तेजी दिखती है और मैं बहुत सारे स्टॉक्स लाया हूँ। बट एक बार मैं जो वीकेंड शो था मेरा फ्राइडे का, उस दिन जो मैंने स्टॉक्स दिए थे उनको एक बार मैं रिपीट करूंगा। मैंने पावर ग्रिड दिया था इंट्राडे FNO पिक के तौर पे और वर्धमान टेक्सटाइल्स वो मैंने इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे दिया था क्योंकि ये स्टॉक भी काफी करेक्टेड है
और टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी अब धीरे धीरे जान दिखने लगी है। और पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था मैंने ग्रीनलैंड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे मैंने सेरा सैनिटरी वेयर, अगेन लार्जेस्ट सैनिटरी वेयर कंपनी इन द कंट्री। और ये हो गए लास्ट वीक के। और इस वीक की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत सारे एफएनओ स्टॉक्स भी ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं लग रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आईटी स्टॉक्स काफी अच्छा करना चाहिए। एक बार वापस से माहौल बना है तो मैं दिग्गज स्टॉक जो है टीसीएस, वहां पे ध्यान देने के लिए बोलूंगा। सीमेंट स्टॉक्स जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए थे, पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वहां पे ध्यान देना चाहिए। तो एसीसी विल बी माय टॉप पिक इन द सीमेंट सेक्टर। और फार्मा स्टॉक्स भी अगेन वन ऑफ द लगार्ड्स है, वहां पे भी परफॉर्मेंस खराब रही है, तो मैं वहां से एक स्टॉक लाया हूं फार्मा में, एफडीसी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया करेगा। और जिस तरीके से क्रूड ऑयल आज भी नीचे गिरा हुआ, और नेहा जी आप तो बहुत अच्छे से ट्रैक करते हो, और सुबह मैं सुन ही रहा था, तो बीपीसीएल, एचपीसीएल और इवन ऑटो इंसुलेरीज में और ऑटो सेक्टर में वापस से माहौल बनेगा इसकी वजह से। तो हीरो मोटोकॉर्प मैंने दिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरी मेन पिक ऑफ द वीक है वह विनाती ऑर्गेनिक। ओके, तो मेन पिक ऑफ द वीक विनती ऑर्गेनिक्स है, बट ढेरों पिक्स और हैं, सेरा सैनिटरी, एफडीसी, इस पर रखिए नज़र, कैश कॉल्स हैं। उसके अलावा एसीसी, बीपीसीएल, टीसीएस, हीरो मोटोकॉर्प, वहाँ पर तो खबर भी आई है प्राइस बढ़ाने की तैयारी में है, उस पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। तो ढेरों पिक्स जैन साहब की तरफ से हर बार की तरह पिटार। जैन साहब, लोकेशन कुछ अलग लग रही है, कहाँ हैं आप सर? हाँ बिल्कुल, मैं कोई फंक्शन में आया हुआ हूँ, और अगर मैं आपको लोकेशन बता दूंगा तो आप बोलोगे कि आप स्टूडियो क्यों नहीं आए। आपके स्टूडियो से मैं हूँ तो सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी, मैं बॉम्बे आया हुआ हूँ। बट मेरी वापस से बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स भी है, तो मैं कोई फंक्शन में आया था, फैमिली फंक्शन में, और उसके बाद मैं थोड़ा सा होटल में इसलिए रुका हुआ हूँ कि मुझे वापस से होटल में कुछ मेरी 2-3 मीटिंग्स है। चलिए आप हमें बुला लेते सर, हम वहां पे आके आपके साथ शो कर लेते। बट वेलकम टू द सिटी। अनिल जी भी नहीं है, तो मैं बोला कि आप लोग काफी बिजी रहेंगे, और सब लोग और स्टूडियो में फिर जाते ही थोड़ा सा वो रहता है कि फिर जल्दी जल्दी भी जाना पड़ता थोड़ा ये। चलिए, तो जैन साहब आज बॉम्बे में ही है, तो मजा आएगा जैन साहब के साथ बात करने में। ऑफ कोर्स बहुत बेहतरीन पिक्स भी जैन साहब की आपके सामने। मुद्दे जी, मॉर्निंग सर, आपकी पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द वीक में हमने चुना है कैनफिन होम। कैनफिन होम को यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, डेली चार्ट्स पर 200 डेमा के ऊपर निकला है, और वीकली चार्ट्स पर एक बियर फ्लैग बनाया है स्टॉक ने, और उसको नेगेट करके इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ लगातार बाइंग नजर आ रही है। कैनफिन होम यहाँ से अच्छा दिखा सकता है। इस वीक में 580 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। कोई भी डिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 520 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। टारगेट बनेगा 580 का। ओके चलिए, तो कैनफिन होम्स पे भरोसा निकल कर आया है, 580 का टारगेट। पिक ऑफ द वीक मुदित जी की पसंद है आज ये। अब सुमित जी को जोड़ते हैं। सुमित जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आपकी पिक ऑफ द वीक आज कहां से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग। वेल, पिक ऑफ द वीक के तौर पे जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट चार्ट्स के ऊपर मजबूत दिख रहा है। स्टॉक ने एक अच्छी तेजी दिखाई, अच्छी तेजी दिखाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, और फिर वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। इस हफ्ते में अंबुजा सीमेंट के अंदर एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने पोजीशंस ले रखी है वो लोग होल्ड करें। कोई भी डिप आता है तो लो लेवल्स पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 550 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा वो 580 रुपए का बनेगा, और 580 रुपए का लेवल निकलने पे इस हफ्ते में 590 रुपए तक के लेवल अंबुजा सीमेंट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। राइट, तो अंबुजा पर रखिए नजर। जैन साहब एसीसी की भी बात कर रहे थे, और अंबुजा पर सुमित जी का है भरोसा। जय, एक बार फिर से आपको भी गुड मॉर्निंग। ट्रेड सेटअप तो आपने बड़ी अच्छे से समझाया था। पिक ऑफ द वीक कौन सी है? बिल्कुल दीप, एंड दीप मैं कहूंगा कि देखिए 2 आईटी स्टॉक्स तो आ चुके हैं, एक तो इन्फोसिस और एक टीसीएस। सीबीजी ने दिया इन्फोसिस और जैन साहब ने दिया टीसीएस, और मेरा भी आईटी पर भरोसा है। जो हिसाब से आईटी स्टॉक्स में लास्ट ट्रेडिंग में अच्छा रिवर्सल देखने मिला है, दीप मेरा बाय रिकमेंडेशन है विप्रो के ऊपर। लोग काफी समय के बाद इसमें एक स्ट्रेंथ देखने मिलती है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए देखने मिली है, मोमेंटम में क्लियर एक बाई क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 430 तक के लेवल्स एटलीस्ट विप्रो में ये वीक में देखने मिल सकते हैं। वो टारगेट्स के लिए आप खरीदे विप्रो को 393 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। विप्रो पर रखिए नजर। टीसीएस जैन साहब के रेडार पर, इन्फोसिस सीबीजी के रेडार पर। दिग्गज आईटी पूरा सहारा आज बाजार को ओपनिंग पर दे सकता है।
और कहां से आएगा एक्शन, इस पर भी करते हैं फोकस। IEX बायबैक का ऐलान किया है। वैसे अगर आप देखें तो 32% के प्रीमियम पर बायबैक है, 200 रुपए का भाव है बायबैक का, बट ओपन मार्केट बायबैक होने वाला है, ना कि टेंडर। आप शेयर्स टेंडर नहीं करेंगे, कंपनी बायबैक विंडो में ओपन मार्केट के जरिए ये शेयर्स खरीदेगी। जैन साहब, कोई राय इस बायबैक की खबर पर? ओपन मार्केट का बायबैक है बट 30% के प्रीमियम पर है नॉनदलेस। बात तो सही है, मगर टेंडर ऑफर होता तो ज्यादा मजा आता। ओपन ऑफर में ठीक है, जैसे कि इन्फोसिस ने किया है, तो सपोर्ट तो मिलता है नीचे के भाव पे, और इसमें कोई इन्वेस्टर्स को वैसे कोई, क्योंकि टेंडर नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। बट एक चीज है कि बहुत बड़ा करेक्शन हुआ, और ये जब से एफएनओ में आया, हालांकि मैंने तो 200 रुपए में रेकमेंड किया था, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, और उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन हो गए, और आज ऊपर के लेवल से करेक्ट भी बहुत किया हुआ है। और इनफैक्ट काफी लोग मैं जानता हूं, मुझे भले ही वो सोशल मीडिया हैंडल हो या क्लाइंट्स हो, एफएनओ में काफी लोग इसमें मतलब कहीं ना कहीं पोजीशंस रिटेल की बनी हुई है। और छोटी कंपनियां, मैं बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं बोलूंगा, तो एफएनओ में फिर क्या होता है, ओवर रिटेल होता है, तो फिर वहां इन टाइप के स्टॉक्स में जो छोटी मार्केट का वाले कैप वाली एफएनओ स्टॉक्स में थोड़ा कॉशियस रहने की मैं राय दूंगा। जनरली इसके ऊपर लोग बात नहीं करते हैं, बट मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूं, तो इसीलिए ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ है। बट यस, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, बाकी सारे फंडामेंटल्स, और जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है कंपनी की, और एक नई सब्सिडियरी भी ला रही है, मार्केट लीडरशिप हमें पता, हम इस इकोसिस्टम से तो समझ में आता है। बट फिर भी मैं यही बोलूंगा कि वैल्यूएशंस मतलब बहुत ज्यादा सस्ते भी नहीं है, तो इसलिए जो कंपनी ने 200 रुपए का फेस वैल्यू बायबैक की प्राइस दी है, तो इट विल लेंड अ सपोर्ट टू इट। डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत ज्यादा लगती नहीं है, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से बस इट्स पॉजिटिव न्यूज, बट नॉट ऑल दैट अ पॉजिटिव न्यूज की इससे बहुत बड़ा कोई जंप आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से बस इट विल लैंड सपोर्ट। एंड किसी को अगर स्ट्रैटेजी बनानी है इस पर्टिकुलर न्यूज पे, तो मैं ये बोलूंगा कि इस कॉर्पोरेट एक्शन का आप एक पुट राइटिंग कर सकते हैं, जो कि मैं कैश मार्केट और फंडामेंटल्स पे ज्यादा बात करता हूं, बट जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड ये, तो मुझे लगता है कि 140 की पुट राइट की जा सकती है। ओके, 140 की पुट राइट करने की रिकमेंडेशन IEX में संदीप जी की तरफ से निकल कर आती हुई। पेटीएम पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि लगातार पिछले हफ्ते भी हमने देखा था जितनी न्यू एज कंपनीज हैं फोकस में रही, और पेटीएम पे अब जो डेवलपमेंट है कि पेमेंट एग्रीगेटर एप्लीकेशन दोबारा सबमिट करेगी, 120 दिन के भीतर ही पीए एप्लीकेशन को दोबारा जमा करना होगा। कुणाल जी, पेटीएम पर अब क्या राय आपकी बनती दिख रही है यहाँ पे? देखिए नेहा, स्टॉक की बड़ी जबरदस्त पिटाई हुई है, और उसके बाद हमने शुक्रवार को एक पुल बैक आते हुए देखा। मुझे लगता है कि पुल बैक एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं हुआ है, कोई मीनिंगफुल कारण नहीं है कि इसमें आप तुरंत इन स्तरों पर खरीदारी करें। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है, उछाल का इस्तेमाल करें निकल जाने के लिए, अगर अभी तक नहीं निकले हैं। चार्ट पर किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए, तो मेरी राय में उछाल का इस्तेमाल निकलने के लिए किया जाना चाहिए। पेटीएम पर रहेगा फोकस, न्यू एज बाकी भी कंपनीज रेडार पर रहेंगी। पेटीएम के लिए तो डेवलपमेंट है, बट जोमेटो के लिए भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इस पर भी करेंगे बातचीत। और भी स्टॉक्स हैं फोकस में, आइए उससे पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट स्ट्रीट की हेडलाइंस।